दुख होता है जब फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है। अब प्रिपरेशन करे भी तो क्यों करें, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा एफर्ट दिया तब फेलियर हासिल हो गया। मेरे हाथ से मेरी कलम छूट गई थी और सुबह सुबह पेपर पढ़ने का मन नहीं करता था। जितना बुरा कुछ होना था वो ऑलरेडी हो चुका था। तक अटेम्प्ट देकर कौन सा क्लियर कर ही लिया था। मैं 6 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना रोल नंबर टाइप किया एंड आई सॉ माई नेम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग श्रीवास्तव है और मैं बाबा गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। इस साल मेरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में 102वीं रैंक आई। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी गोरखपुर से ही बिलोंग करते हैं। मेरे फादर वो रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है। ही रिटायर्ड फ्रॉम एनी रेलवे गोरखपुर। और मेरी जो मदर हैं वो होम मेकर हैं। क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो बचपन से ही घर में एक पढ़ाई का, एक शिक्षा का माहौल था और उसका इन्फ्लुएंस मुझ पे भी हुआ। और मेरे 2 भाई हैं, एक बड़ा भाई छोटा भाई, उन पे भी हुआ। जहाँ तक बात मेरी एजुकेशन की है, मेरी पूरी स्कूलिंग गोरखपुर यूपी से ही हुई और मैंने जो अपना ग्रेजुएशन है वो बीटेक किया है मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम आईआईटी ISM धनबाद इन 2016। 2016 में ग्रेजुएशन से पहले जो मेरा आखिरी ईयर था, फाइनल ईयर, उसमें जो मेरी संगति थी, मेरा जो कंपनी था फ्रेंड्स का, उनमें कई लोग ऐसे थे जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उनके कांटेक्ट में आने से मुझे इस एग्ज़ाम का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन मिला और पहली बार वो फॉर्मल एक दिमाग में आया कि मुझे भी ये चीज़, इस परीक्षा को देना चाहिए। मैंने सिलेबस पढ़ा, मैंने उनकी जो वो किताबें पढ़ते थे वो पढ़ा, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था उसे पढ़ने में। और फिर मैंने भी एक डिसीजन लिया कि प्रोबेबली ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, क्योंकि द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी ये आपको प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ बोथ चैलेंज और डायमेंशन जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने करियर में, वो कोई भी और जॉब नहीं प्रोवाइड करता। और साथ ही साथ एक एलिमेंट ऑफ नेशनल सर्विस भी है। सो ये दोनों फैक्टर्स मेरे लिए बहुत अपीलिंग थे इस बात को डिसाइड करने के लिए कि मैं इस परीक्षा के लिए एटलीस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं। सो इसी सोच के साथ मेरी जो जर्नी है यूपीएससी की वो स्टार्ट हुई। सो इस डिसीजन को लेने के बाद मैंने अपने घर पे इन्फॉर्म किया और उस समय मेरी प्लेसमेंट भी लग चुकी थी, तो मैंने प्लेसमेंट ज्वाइन नहीं किया। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन था और बहुत बड़ा रिस्क था। तो ऑफ कोर्स कोई भी पेरेंट्स इनिशियली वो दे वांट टू टॉक सेंस टू यू, वो आपको समझाना चाहते हैं कि पहले एटलीस्ट जॉब कर लो, कुछ स्टेबल हो जाओ। लेकिन आई थिंक मैंने जो उनको समझाया वो ज़्यादा कारगर साबित हुआ एंड दे वर वेरी सपोर्टिव विथ रिगार्ड्स टू माय डिसीजन। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और दिल्ली आने की परमिशन दे दी कि मैं एटलीस्ट प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दूं। और जब मैं दिल्ली आया 2016 में, तो हर किसी एस्पिरेंट की तरह एक क्वेश्चन हम सबके पास होता है कि क्या कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें। और मैं एक भीड़ का हिस्सा बन गया, मैंने भी कोचिंग ज्वाइन कर ली। और मेरा जो पहला अटेम्प्ट था, एक बार मैं ब्रीफ अपनी जर्नी बता दूं। मेरा पहला अटेम्प्ट 2017 में था, जहां पे मैंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया। दूसरे अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया मगर मेंस क्लियर नहीं किया। और तीसरे अटेम्प्ट में मेरा फिर से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो जब इनिशियली मैं आया था दिल्ली, तो इस सोच के साथ आया था कि मैं 1-2 अटेम्प्ट लगाऊंगा और 1-2 अटेम्प्ट में एक कॉन्फिडेंस था आईआईटी से होने के बाद कि शायद क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो इस दौरान मुझे एहसास हुआ कि एक बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है। तो देयर आफ्टर मैंने विजन IAS एक कोचिंग संस्था है, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे मैंने एज अ इवैल्यूएटर, कॉपी इवैल्यूएटर ज्वाइन किया। उस काम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जब आप दूसरी साइड होते हो एज अ इवैल्यूएटर, आपको ये रियलाइज़ होता है कि क्या ऐसी चीज़ है जो किसी आंसर में अपील करती है और क्या अपील नहीं करती है। तो उस काम का 1 साल करने का इम्पैक्ट ये रहा कि जो मेरा चौथा अटेम्प्ट था, उस अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया और मैंने इंटरव्यू भी दिया। हालांकि अनफॉर्चुनेटली फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, बट अल्टीमेटली कुछ 5-6 मार्क्स दूर था मैं फाइनल कट ऑफ से। तो दुख होता है जब फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है, बट स्टिल मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो गया था। तो अगले साल मैंने एक अटेम्प्ट स्किप किया और मैंने डबल मेहनत की विथ माय
बोथ जीएस सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है। तो अगला जो मैंने अटेम्प्ट दिया दैट इज़ 5th अटेम्प्ट। उस अटेम्प्ट में मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा। बट जब रिजल्ट आया, आज भी मुझे वो डेट याद है रिजल्ट्स का, 6 दिसंबर 2022। और वो इसलिए याद है क्योंकि वो दिन मेरे लिए बहुत शॉकिंग दिन था। रिजल्ट आया तो मुझे ये पता चला कि मेरा मेंस क्लियर ही नहीं हुआ है 5th अटेम्प्ट का। तो मेरे लिए एक ऑल दिस वाइल मैंने बहुत फेलियर्स फेस किए, बट एक मेरा विल पावर स्ट्रांग हमेशा से रहा था। तो फेलियर्स मुझे हिलाते नहीं थे, बट इस फेलियर ने 5th अटेम्प्ट का मेंस क्लियर ना करना मुझे थोड़ा सा झंझोर कर रख दिया था। तो वाइल डीलिंग विद दैट फेलियर मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहला ये कि डिसीजन, जब आप फेलियर होता है आपके लाइफ में तो तुरंत डिसीजन कोई नहीं लेना चाहिए। उस समय मेरे मन में बहुत एक डिसीजन आ रहा था कि अब प्रिपरेशन करें भी तो क्यों करें, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा एफर्ट दिया तब फेलियर हासिल हो गया, तो अब आगे कोई स्कोप बनता ही नहीं है इम्प्रूव करने का। तो मैंने डिसीजन नहीं लिया और मैं घूमने चला गया। मुझे सोलो ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो मैं काठमांडू निकल गया। वहाँ पे जाने से ये होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी दूसरे कल्चर में जब भी आप जाओ तो वो आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है लाइफ का, और कुछ समय के लिए जो आपका फेलियर या एक डिप्रेसिव फेज़ में आप जा सकते हो, उस फेज़ में आपको जाने से वो बचाता है। तो वो एक अच्छा डिसीजन था। वापस मैं जब घर आया तो अगेन एक दिमाग में चर्निंग हमेशा चलती रहती थी कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्योंकि मेंस के रिजल्ट के साथ आपकी मार्कशीट नहीं आती है, इस वजह से यू आर कम्प्लीटली लॉस्ट। मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा था। तो जैसे एक मैं यहाँ एनेक्डोट यूज़ करूँगा, जैसे कि अर्जुन का जो गांडीव है, गांडीव धनुष, वो उनके हाथ से छूट गया था और ही वेंट टू दैट डिप्रेसिव फेज। गीता का जो पहला अध्याय है अर्जुन अवसाद योग, उसमें हम पढ़ते हैं। मेरे साथ भी वैसा ही कुछ हो रहा था। मेरे हाथ से मेरी कलम छूट गई थी और सुबह सुबह पेपर पढ़ने का मन नहीं करता था, क्योंकि एक सवाल होता था कि पढ़ें तो पढ़े क्यों, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस। तो उस समय अर्जुन को जिन्होंने उपदेश दिया था, मैं भी उनके पास गया उपदेश लेने, भगवान श्री कृष्ण के पास। और भगवत गीता की एक कमेंट्री है स्वामी अड़गड़ानंद की, तो मैंने वो पढ़ा। एक्चुअली मैंने उसे पहले भी पढ़ा है, लेकिन उस समय इतना कुछ इंसाइट नहीं मिला जितना मुझे बाद में मिला जब मैं फेलियर से डील कर रहा था। तो उसकी एक सीख है कि हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म के करने में है, और कर्म के फल में हमारा अधिकार ही नहीं है। फल मिले ना मिले एक दूसरी बात है, बट शिक्षा यह है कि कर्म के फल पे हमारा अधिकार ही नहीं है। इस शिक्षा को हमने सबने कहीं ना कहीं सुना है या पढ़ा है, बट इसका जो इम्पैक्ट है वाइल यू आर डीलिंग विथ अ फेलियर, वो एक बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट है। मेरे साथ भी वही चीज़ हुआ, और इसके बाद एक जो मेरा एटीट्यूड है एग्ज़ाम के प्रति, अपने प्रति और जीवन के प्रति, वो थोड़ा बहुत बदलने लगा। जो आखिरी अटेम्प्ट है, बहुत ही स्ट्रेंज बात लग सकती है, ये मेरा सबसे रिलैक्स्ड अटेम्प्ट था, क्योंकि अब मेरे पास हारने के लिए कुछ नहीं था। जितना बुरा कुछ होना था वो ऑलरेडी हो चुका था। इस बार अगर मैं अटेम्प्ट देता और फेल होता तो भी कोई नई चीज़ नहीं था। अब तक अटेम्प्ट देकर कौन सा क्लियर कर ही लिया था। सो देयर वाज नथिंग न्यू फॉर मी इन दिस अटेम्प्ट। ठीक है, हर कुछ जीतने के लिए था और हारने के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कुछ भी नहीं था। सो इट वॉज अ वेरी रिलैक्स अटेम्प्ट फॉर मी, और एक खुशी भी थी कि इस अटेम्प्ट के बाद ये जो साइकिल है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की, इस साइकिल से बाहर चले जाएंगे। और ऑलरेडी क्योंकि मैं जॉब में था, आई वॉज वर्किंग इन विजन IAS, तो वो जॉब भी मुझे अच्छी लगती थी। आई फेल्ट कि इसको एक ऑल्टरनेटिव करियर के तरह मैं जीवन भर भी कर सकता हूँ और मुझे अच्छा लगता था। तो एक जब भी इंसान रिलैक्स होता है, उसका माइंड रिलैक्स होता है, तो दे देयर एबिलिटी टू वर्क हार्ड और एबिलिटी टू परफॉर्म वेल, वो इम्प्रूव होता है। हमारा दिमाग जब शांत होता है तो सबसे अच्छा काम करता है, और वो कहीं ना कहीं इस पूरे अटेम्प्ट में मुझे देखने को मिला। इन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में मेरे 200 मार्क्स थे, विच आई नेवर एक्सपेक्टेड। बट आई थिंक उसका एक रीज़न वही है, जब दिमाग शांत होता है तो अपने आप वो आपका जो बेस्ट वर्जन है वो सबके सामने लाता है। सो दिस वॉज माई जर्नी। जब रिज़ल्ट आया, जिस दिन आया, उस दिन के पहले का एक थोड़ा सा अगर मैं ब्रीफ बैकग्राउंड बताऊं, तो एक बहुत एंटिसिपेशन होता है रिजल्ट्स का, क्योंकि एक रूमर मार्केट है, उसमें फैल जाता है कि आ जाएगा रिजल्ट। तो आप एक
फियर, एंजाइटी, घबराहट, सारे एक मिक्स ऑफ इमोशंस के साथ जूझ रहे होते हो। और अल्टीमेटली जब रिज़ल्ट आया, जब मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया, मैं स्क्रीन पे नहीं देख रहा था, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपना रोल नंबर टाइप किया एंड आई सॉ माय नेम एंड आई सॉ द रैंक 102। तो उस क्षण में तो जो पिछले 5-6 साल का एक स्ट्रगल है ना, वो मेरे आँखों के सामने आने लगा। और मोर देन हैप्पीनेस आई फ़ील एक रिलैक्सेशन वाली जो फीलिंग है ना, एक ब्लिस वाली जो फीलिंग है, वो उस समय मैंने महसूस की। और सबसे पहले क्योंकि मैं उस समय ऑफ़िस में था, ऑफ़िस कलीग्स आस-पास थे, उनको बताया, अपने पेरेंट्स को कॉल किया। नो डाउट वो बहुत खुश थे, इमोशनल भी थे उस मोमेंट में। और उसके बाद करीब 1.5-2 दिन तक लगातार कॉल्स पे कॉल्स आ रहे थे। एंड आई थिंक कि जो बदलाव मेरे जीवन में आया है इस रिज़ल्ट्स के बाद, एक ये चीज़ है कि लोगों का जो देखने का नज़रिया है आपको, वो थोड़ा बदलने लगता है एज़ सून एज़ पीडीएफ में आपका नाम आता है। जो मैं आज कह रहा हूँ, जो भी स्ट्रैटेजी अगर मैं किसी को बताऊँगा, शायद मैं कल भी वही बताता। लेकिन आज मुझे सुनने वाले लोग ज़्यादा हैं, मेरी प्रशंसा करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो दैट्स द ओनली डिफरेंस। लेकिन अगर मैं फंडामेंटल अपने अंदर कुछ डिफरेंस आया कि नहीं, इस पे बात करूं, तो शायद ऐसा कोई डिफरेंस आया नहीं है। मैं जो पीडीएफ में नाम आने के पहले था, मैं आज भी वही हूं। और अगर मेरे पर्सनालिटी में कोई डिफरेंस आया, वो आई थिंक वो 6-7 साल की जर्नी है जिसने वो डिफरेंस लाया है। उसने ह्यूमिलिटी सिखाई, उसने मैच्योरिटी सिखाई, उसने परसेवरेंस दिया, उसने ये बात सिखाई कि एक हिंदी पोएम की एक लाइन है, और पूरे जर्नी से अगर मुझे कंसाइज करना हो कि एक सीख जो मुझे मिली, तो मैं उस लाइन को ही रिपीट करूँगा कि संघर्ष पथ पर जो मिला, यह भी सही वह भी सही। सो इस पूरे प्रिपरेशन जर्नी में मेरे कुछ चैलेंजेस थे जो मैं पॉइंट आउट करूँगा। उनमें से एक चैलेंज ये था, जब भी कोई भी जर्नी लंबी होती है और उसमें रेपिटेटिव फेलियर्स आते हैं, तो कहीं न कहीं एक मेंटल लेवल पे एक स्ट्रेस डेवलप होता है। और दूसरा, उसी का एक मैनिफेस्टेशन होता है कि हम अपने फिज़िकल हेल्थ को भी इग्नोर करने लगते हैं। तो मुझे थोड़ी बहुत तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी फेस करने को मिली इसी कारण की वजह से। तो आई वुड एडवाइज़ कि आप अपने प्रिपरेशन जर्नी में अपने सोच को बहुत नैरोड डाउन ना रखें कि यूपीएससी क्लियर हुआ तो ही लाइफ है, अदरवाइज़ नहीं है। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इवन वाइल यू आर प्रिपेयरिंग। तो आप प्रिपरेशन के दौरान अपने हेल्थ का भी अच्छा ख्याल रखें, एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, जो भी आपको सही लगता है कि आपको वो मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर हेल्दी रहने में मदद करता है, वो करें। और यही छोटी-छोटी चीज़ अगर हम रिपिटेटिवली करें, तो कभी जो एक स्ट्रेस या डिप्रेशन वाला फेज़ जो आ सकता था किसी के जीवन में, वो नहीं आएगा। सो आई थिंक ये हम सबको एज़ अ एस्पिरेंट और अदरवाइज़ भी करना चाहिए। सो इस जर्नी में आई थिंक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सक्सेस हमेशा एक इंडिविजुअल की होती है, बट आप अगर थोड़े डेप्थ में जाएँ उस सक्सेस के, तो यू विल फाइंड कि बहुत सारे लोग हैं जो एक स्पाइन की तरह उसके पीछे खड़े होते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेट सक्सेस मिलता है। मेरे भी स्टोरी में शायद ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है। तो वो जो स्पाइन है मेरे लाइफ का, वो मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स, और साथ ही साथ मेरे मौसा मौसी जिनके साथ मैं दिल्ली में रहता था। देयर रोल इज़ इक्वली एज इम्पॉर्टेंट फॉर मी एज माई पेरेंट्स। तो जनरली लोग अपने रिलेटिव्स को बहुत बुरा भला कहते हैं, बट मेरे केस में आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे रिलेटिव्स ने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया। मेरे सिबलिंग्स और मेरे मेंटर्स, टीचर्स, इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। स्पेशली मैं ये कहूँगा कि मेरा जो ज्योग्राफी ऑप्शनल था, उससे मैं बहुत स्ट्रगल किया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट फॉर्चुनेटली आखिरी अटेम्प्ट में एक टीचर हैं हिमांशु शर्मा सर, जो मुझे मिले, और उनके गाइडेंस में मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। इनफैक्ट इस बार जो मेरे मार्क्स थे ज्योग्राफी में, वो 298 मार्क्स थे, और क्योंकि मैं 6 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, तो मुझे पता है कि इन केस ऑफ ज्योग्राफी 298 इज़ एक्सेप्शनल मार्क्स। और अल्टीमेटली इन मार्क्स का बहुत सिग्निफिकेंट रोल था, न कि सिर्फ सिलेक्शन में, बल्कि एक अच्छे रैंक से सिलेक्शन में। सो अल्टीमेटली विद दिस रैंक
अभी तक तो मुझे क्लैरिटी नहीं है कि मुझे कौन सी सर्विस मिलेगी, बट अल्टीमेटली जो भी सर्विस मिले, आई थिंक कुछ फंडामेंटल्स हैं जो मुझे अब धीरे धीरे एहसास है, हो रहा है और है भी, कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उनमें से एक कि अ करियर सिविल सर्वेंट, जो एक कैरेक्टर उसको मेंटेन करना होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन पर्सनल लाइफ, ऑल्सो इन पब्लिक लाइफ। इनफैक्ट जो मोटो है लबासना का, शीलम परम भूषणम, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको अपहोल्ड करूँ और जो भी सर्विस मिलती है उसको पूरी तरीके से अपनी निष्ठता से उसको जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और मेरे यही विशेज़ हैं आप लोगों के साथ भी, टू ऑल द एस्पिरेंट्स वॉचिंग मी, कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट यूपीएससी, नो मैटर वॉट एवर यू डू इन लाइफ। आई थिंक किसी को सक्सेस जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है, हो सकता है किसी को सक्सेस ही ना मिले यूपीएससी की जर्नी में, बट लाइफ हैज़ अ वेरी लॉन्ग स्पेक्ट्रम। हो सकता है कि आपको सक्सेस लेट मिले, यूपीएससी में ना मिले, मगर ऐसी मिले कि शायद किसी भी सेलेक्टेड एस्पिरेंट से ज़्यादा आप सक्सेसफुल हों। सो नेवर लूज होप इन लाइफ, बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी सिंसियर। आज नहीं तो कल चीज़ें सही होंगी, इम्प्रूव होंगी, एंड आई विश यू ऑल अ ग्रेट लक। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये दो क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो दो कोचिंग्स और मान रही हैं, KSG IAS और अनअकैडमी। अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे KSG IAS और अनअकैडमी से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं। तो अगर आप यूपीएससी के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।